नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले आज हम केरल की बात कर रहे हैं, जहां से खबर आई है और उसने चिंता पैदा कर दी है। कोरोना का टीका लेने के बावजूद लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। केरल में ऐसा 40,000 लोगों के मामले में देखा गया है। कुछ जिलों में कोरोना से दोबारा संक्रमण की भी रिपोर्ट सामने आई है, यानी कि जिनको कोरोना हो गया था उन्हें री इन्फेक्शन हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अब सबसे बड़ी चिंता यही है कि इतने बड़े पैमाने पर इम्यूनिटी एस्केप भला कैसे हो सकता है। डर ये भी है कि क्या वायरस में नया म्यूटेशन तो नहीं हो गया है। और इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अब केंद्र सरकार ने केरल से मरीजों के सैंपल मांगे हैं, ताकि उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जा सके। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। डॉक्टर पद्मनाभ शेनॉय हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, कोच्चि से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और डॉक्टर यतिन मेहता हैं, चेयरमैन हैं मेदांता क्रिटिकल केयर अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पद्मनाभ शेनॉय, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी यहाँ पर। डॉक्टर, किस तरह से देख रहे हैं आप केरल की स्थिति को, क्योंकि ये कुछ 2-4 दिनों की बात नहीं है, लंबा वक्त बीत गया है जब लगातार मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं वहां पर। अगर आज के भी आंकड़े देख ले तो जो देश के कुल नंबर हैं उनमें आधे से ज्यादा मामले अकेले केरल से आ रहे हैं। क्या वजह देख रहे हैं आप? नहीं, आंकड़े जैसे आपने बताया, आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है केरल के। केरल से जो भी केस आ रहे हैं, इंडिया के जो 50% केस केरल से आ रहे हैं हर दिन, एंड हर हफ्ते से हफ्ते देखो तो 10 से 15% टीपीआर, 15% 10% था तो 3-4 हफ्ते पकड़े, अभी 15% टीपीआर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है। और दूसरा ये है कि केरल के हर दिन का केस भी बढ़ते जा रहे हैं। और ओणम का फेस्टिवल आ रहा है, त्योहार, केरल का सबसे बड़ा त्योहार ओणम है। ओणम के त्योहार भी 1-2 हफ्ते ही और 10 दिन के अंदर वो आ रहा है, तो रिलैक्सेशन चल रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस ओपन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिन में केस ज्यादा से ज्यादा बढ़ने का संभावना ही दिख रही है। और दूसरा चीज ये है कि 40,000 पहले पीक में था, दूसरे पीक में 40,000 केस थे। यही सवाल है कि ये वेव जो चल रहा है 40,000 के ऊपर केस जाएंगे या नहीं, वही सबसे बड़ी चिंता की विषय है। और हमको ये भी समझना चाहिए कि केरल में हॉस्पिटल की बेड की कमी अभी भी नहीं है। हॉस्पिटल के बेड का ऑक्यूपेंसी 50% ही पे चल रहा है। बट आने वाले दिन में ये भी हॉस्पिटल बेड भी ऑक्यूपेंसी बढ़ सकती है, वह बड़ा वेव बन सकता है। और क्यों ये वेव आ रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, क्यों इतना बड़ा लहर आ रही है, कोरोना की लहर जो है, क्यों तीसरी लहर क्यों इतनी बड़ी आ रही है, खाली केरल में आ रही है, बाकी इंडिया में बहुत केस कम हो रहे हैं, टेस्ट पॉजिटिविटी कम है। ये सबसे बड़ा ये चीज हमको समझना है कि पहले और दूसरे लहर में केरल में कोरोना से पीड़ित होने वाले मरीजों का नंबर बहुत कम था। खाली 40% से 45% लोगों को ही कोरोना की बीमारी आई थी। सीरो सर्वे में भी यही दिखाया गया है। तो बहुत ज्यादा नंबर्स में केरल में अभी भी बीमारी आने की संभावना होने वाले और ससेप्टेबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसलिए डॉक्टर शेनॉय, यहाँ पर आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो पथनमथिट्टा है, जो जिला जहाँ पर 20,000 से ज्यादा मामले भी आए हैं, वहां पर री इन्फेक्शन के मामले भी हैं, क्या ये सभी उस तरह के मामले हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है? क्योंकि दोबारा अगर इस तरह से वायरस फैल रहा है या अपने पैर पसार रहा है, तो क्या कुछ उस जिले के बारे में आप खास तौर पर जानकारी दे सकते हैं कि क्या वहां पर वैक्सीन लगने में कमी देखी गई है? नहीं, वैक्सीन लगने में कमी नहीं है। हम लोग इस पे स्टडी भी कर रहे हैं। यही समझ में आया, ये तो खाली पतनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, वहां से डेटा बाहर आया, वहां से मामला बाहर आया। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि आइसलैंड में, यूएसए में, यूके में जो वैक्सीन की एफिकेसी जितना समझी जा रही थी 90%, 85% उतनी नहीं है। हमको समझना चाहिए कि यूके के लास्ट वीक का रिपोर्ट बता रहा है कि कोरोना इन्फेक्शन का से प्रोटेक्शन जो मिल रहा है 40% है, तो एफिकेसी 40%। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि जब उनको इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीन जिसको लगा है उनको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन सीरियस होके हॉस्पिटल एडमिशन का या डेथ का रिस्क बहुत बहुत कम है। उसका प्रोटेक्शन जो है 90% के आसपास ही अभी भी है। तो वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेशली विद जो नया डेल्टा वेरिएंट है। लेकिन उससे मौत होना, ये न्यूमोनिया बनना या सीरियस डिसीज होना बहुत कम है। और दूसरी चीज ये भी हमको देखना है कि जेनेटिक स्टडी करना चाहिए, अर्जेंट तौर पे ही हमको करना चाहिए कि ये जिसको भी वैक्सीन का ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है उनसे उनका स्वैब लेके जेनेटिक स्टडी करके कोरोना वायरस बिल्कुल, और इसीलिए तो नहीं हुआ है जी, बहुत जल्द से जल्द हमको उसका स्टडी करना चाहिए। बिल्कुल, इस मामले में बिल्कुल देर नहीं की जा सकती। डॉक्टर यतिन मेहता को मैं यहाँ पर लाना चाहूंगी। डॉक्टर मेहता, जिस तरह से हम केरल की स्थिति देख रहे हैं, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस को लेकर अब सैंपल्स मंगवाए गए हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सबक लेने की जरूरत है जहां पर जिन राज्यों में लापरवाही बढ़ती जा रही है, क्योंकि केरल उन राज्यों में से है जिसकी बहुत तारीफ की गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिस तरह से केरल ने काबू पाया था कोरोना पर, जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उल्टी यहां पर नजर आ रही है।
देखिए, इसमें कुछ गलती मे बी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है और कुछ वहां केरल का अपने वो है इश्यूज। आप देखिए, डेमोग्राफिकली केरल की पॉपुलेशन एल्डरली पॉपुलेशन है और दूसरा केरल काफी कंजेस्टेड है, उसकी पर स्क्वायर माइल पॉपुलेशन काफी हाई है इंडिया में, इसलिए एक को अगर इन्फेक्शन होता है वो दूसरे को स्प्रेड करेगा। तीसरा, केरल में 30% डायबिटीज के मरीज हैं। डायबिटीज जिनको होता है उनको इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, इसलिए ये तो रिस्क फैक्टर्स केरला के हैं जिसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। एनसीडीसी की अभी कमेटी बैठी थी, डॉक्टर सुजीत सिंह गए थे वहां और उनके रिकमेंडेशन में ये था कि वहां नॉर्मली जो क्वारंटीन आप करते हैं वो सेल्फ क्वारंटीन 14 डेज का रिकमेंडेशन है, केरला में 7 दिन का किया गया। दूसरा, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उसके आसपास बफर जोन होना चाहिए नॉन कंटेनमेंट जोन के साथ, वो उन्होंने नहीं किया। ये कुछ मेरे ख्याल से कुछ तो गलतियां हुई है जी, लेकिन केरला की जो पब्लिक है वो बहुत एजुकेटेड है और बहुत ओबीडियंट पब्लिक है, लॉ अबाइडिंग पब्लिक है और केरला ने हिंदुस्तान में शुरू में तो बहुत अच्छी तरह हैंडल किया था, इसलिए दे नो, उनको मालूम है कि कैसे करना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से ये कंट्रोल में आना चाहिए, लेकिन सबको अपना एज दे से बेल्ट को टाइट करना चाहिए और सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और इसका मतलब जब तक, जैसे आपने बोला कि 40,000 लोगों को सेकंड वैक्सीन के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है जी, इसका मतलब कि आपको 100% कोई प्रोटेक्शन नहीं है अगर आपको वैक्सीन लग गया है। इसका मतलब ये जो बिल्कुल, उसमें से कुछ मामले पहले डोज और दूसरे डोज दोनों, जो 40,000 मामले हैं उसमें दोनों डोज की बात है, कुछ मामले पहले डोज के बाद वाले हैं, कुछ मामले दोनों डोज के बाद वाले हैं। डॉक्टर शिनॉय, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि गलतियां तो हुई हैं केरल में भी, कोवलम बीच फिर से आम जनता के लिए खोल दिया गया, ओणम जो है वहां पर आ रहा है, बहुत बड़ा त्योहार है, वहां पर भीड़ होगी, जो शराब की दुकानें हैं वहां पर भी जिस तरह से एहतियातों का पालन होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है, तो गलतियां तो हुई और अभी एक बार फिर से कोवलम बीच खोलना या इस तरह की चीजें करना और खतरे को बढ़ाना ही होगा। देखो, डेविल एंड द सी है केरला का, एक साइड पे कोरोना का डेविल है, दूसरे टाइप पे ये चल रहा है कि 40-50 दिन से कोविड का लॉकडाउन से इकोनॉमी बहुत डूब रही है एंड पीपल वहां से सुइसाइड चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट हैज टू बैलेंस, वो आसान काम नहीं है क्योंकि एक तरफ पे चुकी ये कोई रॉन्ग डूइंग हो जाती है तो बहुत केस बढ़ जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन कितने दिन बढ़ा सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो हमको साइंटिफिकली मूव करना चाहिए। केरला में यहाँ पे गलती हुई कि केरला में क्या हुआ कि ऑल्टरनेट डे का शॉप ओपन करते थे, एक दिन बंद करना एक दिन खोलना, तो खोलने के दिन पे बहुत ज्यादा केस बढ़ते जा रहे थे, वही पहली बड़ी चीज है, एक चीज। दूसरी चीज क्या हुआ कि ओपन स्पेस में, फॉर एग्जाम्पल कोवलम बीच खोलने से बीमारी नहीं बढ़ती है, बीच वहां पे बार खोलने से या उस तरह के क्लोज्ड स्पेस में ज्यादा बीमारी होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि घर में, एक ही घर में बैठ के ही घर के अंदर ही ये बीमारी ज्यादा फैली थी, एक घर के किसी एक आदमी को बीमारी होगी तो 4 या 5 लोगों को घर के सबको हो जाता था, यही चल रहा है केरला पे। तो हमको ये देखना चाहिए कि साइंटिफिकली कैसे इसको, एक साइड पे इकोनॉमी भी लेके जाना है, दूसरी साइड पे कोरोना को भी कंट्रोल करना है। डॉक्टर शिनॉय की बात से आप भी अग्री करते होंगे, बाकी राज्यों को क्या सबक यहाँ पर लेना चाहिए, ये आप बताइए। ये देखिए, मेरे ख्याल से अभी भी हम उस हालत में नहीं पहुंचे कि सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स के लिए सारा खोल दें, ये सारा इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करके। जो वायरस है वो तो किसी का मजहब देखता नहीं है, इसलिए जो मर्जी हो फेस्टिवल, ये सारा मेजर जो गैदरिंग होती है, जो भीड़ में सब लोग इकट्ठे होते हैं, उसको तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए। मास्किंग और नो मास्किंग, जब लोग इकट्ठे खड़े होते हैं वो स्प्रेड करेगा इन्फेक्शन। बिल्कुल, और केरल का उदाहरण हमारे सामने बहुत बड़ा है, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो चाहे वो री इन्फेक्शंस हो, ये समझना होगा लोगों को कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाना होगा अब, क्योंकि इम्यूनिटी, जो हर्ड इम्यूनिटी है उसे हासिल करना बहुत, उसको जल्दबाजी उसको लेकर करनी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर पद्मनाभ शिनॉय, डॉक्टर यतिन मेहता, आप जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की। और अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। और अब बात हमारी खास मुहिम, एनडीटीवी और गूगल लेकर आए हैं खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया।
और इस पर हमारी कोशिश ये होती है, हमारा मकसद ये है कि जिन लोगों के भीतर कोरोना की वैक्सीन को लेकर डर है, भ्रम है, उसे दूर किया जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा हथियार अगर कोरोना से लड़ने के लिए कोई है तो वो सिर्फ वैक्सीन है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बातचीत करने के लिए। डॉक्टर, यहाँ पर कोविड टीके के असर की अगर हम लोग बात करें तो लोग ये भी जानना चाहते हैं, गूगल पर जाकर सर्च करते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद कितने दिनों के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है, वैक्सीन का असर जो है वो किस तरीके से काम होता है? देखिए, जो वायरस की वैक्सीन होती हैं, यूजुअली दे गिव यू इनफ प्रोटेक्शन टू ओवरकम द पैंडेमिक। ये नया वायरस है और इसकी जितनी भी रिसर्च हुई है उसके मुताबिक कम से कम 2 साल तक इसका असर रहता है। बट वी शुड अंडरस्टैंड, ये जो वैक्सीन डेवलप हुई है ये नॉर्मल वायरस के अगेंस्ट हुई है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को वायरस हो रहा है, तो वायरस ने म्यूटेट करना शुरू कर दिया। तो जो डेल्टा वेरिएंट है, तो वी आर स्टिल नॉट श्योर कि उसके अगेंस्ट कितने दिन लास्ट करेगी। पर एक चीज क्लियर है, वैक्सीन ने जितनी भी एंटीबॉडीज बनाई हैं तो मिनिमम आपको 1 साल के लिए प्रोटेक्शन देंगी। डेल्टा वायरस में कितना असर आएगा, कितने लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्शन होगा, वो टाइम से पता लगेगा। फॉर द टाइम बिंग आप 1 और 2 साल तक तो अगर आपकी एक वैक्सीन में की वजह से एंटीबॉडी बन गई, यू शुड बी सेफ फॉर अनदर 1 ईयर और 2। जी डॉक्टर अरोड़ा, यहाँ पर अब लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जिन लोगों ने फर्स्ट फेज में वैक्सीन ली थी, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो या वो सीनियर सिटीजन्स हो, क्या अब उनमें जो वैक्सीन का असर है वो कम लगने लगा होगा या अब क्या उन्हें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ने लगेगी? देखिए, जहां तक बूस्टर डोज का ताल्लुक है, ये WHO ने भी और CDC ने बड़ा क्लियरली कहा है कि क्योंकि वर्ल्ड में 50% पॉपुलेशन को भी वैक्सीन नहीं लगी तो उनको प्रायोरिटी है। तो जब हम एक वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें एक मेमोरी सेल्स बन जाती हैं बॉडी में। इवन इफ योर एंटीबॉडी लेवल्स कम्स डाउन, मतलब आपकी जो मात्रा एंटीबॉडी की विद पैसेज ऑफ टाइम वो ड्रॉप हो जाती है। तो जब भी आपको इंसिडेंटली दूसरा इंफेक्शन होगा तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेमोरी होती है कि यस एंटीबॉडी बनी है एंड बॉडी रिस्पॉन्ड्स एप्रोप्रिएटली। मोरोवर एक और सेल्स होती हैं, उसको बोलते हैं टी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडी बनाती हैं, टी सेल आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती हैं। टी सेल को कोई पैमाना नहीं है नापने का, तो ये माना गया कि एक बार अगर वैक्सीन लग गई तो फॉर द टाइम बिंग यू डोंट नीड ए बूस्टर। एंड वी प्रिज्यूम कि इतनी टी सेल ने अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम को जागृत कर देता है कि आपको दोबारा सीवियर इन्फेक्शन या मोर्टेलिटी नहीं होगी। तो एज ऑफ नाउ बूस्टर्स आर नॉट नीडेड। जी डॉक्टर अरोड़ा, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जब दूसरी वेव आई थी तो हमने देखा था जो लक्षण थे वो भी लगातार बदल रहे थे। जिस तरह से वायरस खुद को बदलता है, लक्षणों में भी बदलाव आने लगता है। उसके बाद कुछ पेट संबंधी दिक्कतें भी थी जो कोरोना के मरीजों को देखने को मिल रही थी। क्या अब जो मरीज आ रहे हैं उनमें भी पेट संबंधी दिक्कतें आ रही हैं और क्या उन लक्षणों को आप बता सकते हैं? देखिए, हमने गंगाराम हॉस्पिटल से बहुत सारे GI ट्रैक्ट के अनयूजुअल इन्फेक्शन रिपोर्ट किए। ब्लैक फंगस रिपोर्ट किया, व्हाइट फंगस जिसको कैंडिडा रिपोर्ट किया, फिर साइटोमेगैलो वायरस दैट कॉजेज कोलाइटिस वो रिपोर्ट किया। तो ये अनयूजुअल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कोविड सेकेंड वेव में आए। बट वी आर लकी एंड फॉर्चुनेट कि दिल्ली में अब थर्ड वेव ना है और अनलाइकली कि आएगी। तो अब हमारे पास अभी भी सेकेंड वेव वाले पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको लिवर एब्सेसिस हुई थी, जिनको CMV इन्फेक्शन हुआ, जिनको म्यूकरमाइकोसिस और फंगल इन्फेक्शन हुए। तो जो थर्ड वेव तो अभी आई नहीं एंड वी आर नॉट श्योर कि किस तरीके से आएगी और GI ट्रैक्ट पे कितना असर आएगा। तो कोई भी वायरस हो वो GI ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा ही, या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को या लिवर को भी। सो वी हैव टू स्टिल वी डोंट नीड टू लोअर अवर गार्ड, वी हैव टू बी ऑन अवर फुट। बिल्कुल, तो यहाँ पर तीसरी वेव आए उससे पहले ये बेहद जरूरी है कि जो लोग अभी भी डर रहे हैं, भ्रम है वैक्सीन को लेकर, वो डॉक्टर साहब आपको लगता है उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना चाहिए? यस, वैक्सीन इज द ओनली गुरु मंत्र फॉर प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम इन्फेक्शन। अब आप पूरे वर्ल्ड में देखिए 400 करोड़ लोगों को, 408 करोड़ पीपल इन द वर्ल्ड हैव बीन वैक्सीनेटेड। कंसिस्टेंटली अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो बड़ा क्लियर आंसर है कि जिसको वैक्सीनेशन हुई उसके चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी इज प्रैक्टिकली वेरी मिनिमल, प्रैक्टिकली निल। उनको नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, नीड फॉर ICU और वेंटिलेटर केयर इज लो। अब 408 करोड़ का जेन्युइन रियल वर्ल्ड डेटा तो कम डेटा नहीं है। कोई और जरिया नहीं है इसको वैक्सीन, क्योंकि एरोसोल इन्फेक्शन है। देयर इज ए लिमिट टू विच द मास्क
and the social isolation can prevent you. तो अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ऑर्डर है कि अगर आपने इंटर स्टेट ट्रेवल करना है तो इफ यू जस्ट हैव ए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट शोइंग दैट यू हैव बीन गिवन 2 doses of vaccine which are recommended, you do not need to have a retesting for virus infection by RT-PCR. You don't need to be quarantined. तो so that is a good news. जी, तो डॉक्टर साहब सरकार तो कोशिश कर ही रही है अपनी तरफ से, अब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आएं और ज्यादा से ज्यादा तादाद में वैक्सीन लगवाएं, अपने अपनों को कहें कि वो वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। थैंक यू सो मच।